उस पर काम करते हैं। इन्फेंट की अगर हम परिभाषा पर बात करें तो ये हमारे कानून की किताबों में बहुत स्पष्ट अभी तक नहीं है कि इन्फेंट किसको कहेंगे। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं तो 0 से 2 महीने का जो बच्चा, जब बच्चा जन्म ले लेता है उससे 2 महीने की उम्र तक उसको नियोनेट या न्यूबॉर्न कहा जाता है। 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं और 1 साल से 4 साल तक का जो बच्चा होता है वो बेबी या टोडलर कहलाता है। हमने नियोनेट और इन्फेंट को एक ही कैटेगरी में लिखा है, यानी कि 0 से 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम इन्फेंट मानते हुए इस पर काम कर रहे हैं और पालोना मेजरली इन्फेंट्स पर ही काम करता है। डेफिनेशंस की अगर हम बात करेंगे तो गूगल पे सर्च करेंगे, आज हम लोग सब परिचित हैं इंटरनेट से, तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस इन्फेंटिसाइड की मिल जाएंगे, जिसमें बीबीसी की है, विकिपीडिया ने अपनी डेफिनेशन दी है इसमें। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे ज्यादा अपील करती है वो है साइंस डायरेक्ट एक जर्नल है, उसने एक डेफिनेशन दी है और इसको यहाँ मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि जब भी हम इन्फेंटिसाइड या अबंडनमेंट की बात करते हैं तो हम उस एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं जिसमें साइंस जर्नल ने प्रमुखता से उठाया है। ये कहता है कि इन्फेंटिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ चाइल्ड अप टू 1 ईयर ओल्ड, कि इन्फेंटिसाइड यानी शिशु हत्या उसको कहते हैं जब 1 साल तक के बच्चे की हत्या की जाती है, उसको मार दिया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, आगे वो लिखते हैं, बाय अ पेरेंट हु हैज नॉट फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम प्रेगनेंसी। एक ऐसे अभिभावक, एक ऐसे पेरेंट के द्वारा जो कि अभी प्रेगनेंसी से के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उनसे अपने आप को, जिसने अभी बहुत रिकवर नहीं किया है, और who typically suffers from some degree of mental disturbance often associated with postpartum mental illness, यानी जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं और जिसके बारे में हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा जिसको नजरअंदाज किया जाता है, जिसको लेकर टैबू है कि हम मेंटल प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पागलपन की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो उन्होंने इन्फेंटिसाइड को इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का परिणाम माना है। तो अगर हम इसको संक्षेप में बोले तो इन्फेंटिसाइड इज द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली कॉजिंग द डेथ ऑफ अ वेरी यंग चाइल्ड। बहुत छोटे बच्चे को जब डेलिबरेटली उसको मार दिया जाता है तो वो इन्फेंटिसाइड कहलाता है। ये जो कंसेप्ट है या हत्या का जो ये तरीका है, ये कोई बहुत नया नहीं है, ये विश्व भर में पहले भी होता रहा है। इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, हमारे देश में भी आती रही हैं और ये माना जाता रहा है कि हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में ये काफी संख्या में होता है। जो हम लोग सुनते हैं कि बच्ची हुई और उसको दूध के कढ़ाई में डाल दिया या उसको नमक चटा दिया, तो ये सब जो घटनाएं हैं ये इन्फेंटिसाइड की ही घटनाएं हैं। या अगर हम अपने सनातन में बात करते हैं, बहुत पुराने में रामायण महाभारत काल में अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो कृष्ण एक सरेंडर्ड चाइल्ड थे और सीता है, माँ सीता है या फिर कर्ण है, ये अबंडेंट चाइल्ड थे। तो आमतौर पर जो इन्फेंटिसाइड होता है ये इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी बच्चे की हत्या करना चाहते हैं तो हमें उसको गन से उड़ाना होगा या उसको तलवार से काटना होगा या कुछ और करना होगा। ऐसे डायरेक्टली हिट नहीं करके हम उसको ऐसी परिस्थितियों में छोड़ देते हैं जिससे कि उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाए और वो जिंदा नहीं बच सके। तो बेसिकली यही इन्फेंटिसाइड कहलाता है, किसी भी बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में छोड़ देना, नवजात बच्चे को, जिसमें कि वो सरवाइव ना कर सके, अपनी मदद के लिए किसी को पुकार ना सके और वहीं पर रहते रहते उस बच्चे की डेथ हो जाए, ये इन्फेंटिसाइड कहलाता है। ये एक ब्रूटल क्राइम है और इसको उसी तरह से देखने की जरूरत है। इसकी शुरुआत हमने 2015 में की थी, जब 2015 में रांची रेलवे स्टेशन पर एक ऐसे बच्चे का केस हमारे सामने आया, एक बच्ची का, जिसे कि कुत्ते खा रहे थे। ना मीडिया ने, ना पुलिस ने, ना और जो भी बच्चों के संरक्षण से जुड़ी हुई तमाम एजेंसीज हैं, चाहे से CWCs हैं या DCPOs हैं या फिर आपके JJB हैं, उनमें से किसी ने भी इस बच्चे का संज्ञान नहीं लिया। ये हमारे सामने आया और उस समय में रिफाइंड लुक मैगजीन एक बिहार झारखंड से लॉन्च हुई थी और उसमें इस घटना को प्रमुखता से पब्लिश किया गया। हम एक पत्रकार के बतौर मेरा काम वही खत्म हो जाता है।
लेकिन हमने देखा कि हर 15 दिन में ये घटनाएं रिपीट हो रही थी। उस समय में क्योंकि ये झारखंड की मैगजीन थी, मैं झारखंड में रहती हूँ, और झारखंड के किसी न किसी हिस्से से हर 15 दिन में इस तरह की घटना आती थी जिसमें कि कोई बच्चा इस तरह से अनसेफ कंडीशंस में मिलता था। आमतौर पर ये बच्चे जो है वो डेड कंडीशन में मिलते थे, तो किसी की भी भूमिका, क्योंकि जेजे एक्ट में भी इस बच्चों के लिए जो मृत मिल रहे हैं उसमें डिफाइन नहीं की गई है, तो कोई भी इन बच्चों का संज्ञान नहीं लेता था। किसी को नहीं पता था कि इन बच्चों का क्या करना है। आमतौर पर पुलिस को अगर इन्फॉर्म भी किया जाता था तो वो लोकल जो लोग होते हैं उन्हीं की मदद से वहीं बच्चे को दफना देती थी। ना कोई पोस्टमार्टम होता था, ना कोई केस रजिस्टर होता था इसका। इसके बाद जब ये घटनाएं रिपीट होती रही तो हमने इसको लेकर आरटीआईज डाली। आरटीआईज में जाके ये पता चला कि ये जो बच्चे जो डेड मिल रहे हैं ये तो कहीं भी दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। जब बच्चे जिंदा मिल रहे हैं वो तो कारा के रजिस्टर में या फिर जितनी भी तमाम ये डीसीपी यूनिट्स हैं जहां पर वो दर्ज हो रहे हैं, चाहे वो सारा में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे डेड मिल रहे हैं जिनको कि बचाया जा सकता था, जो जिंदा बच सकते थे, ये कहीं दर्ज नहीं हो रहा है। इनके बारे में कोई नहीं जानता है कि कितनी बड़ी संख्या में ये बच्चे मिल रहे हैं। तो ये कितने बच्चे मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, इनका रेशो क्या है, किनकी संख्या ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा मिलती हैं या लड़के ज्यादा मिलते हैं, अलाइव जो बच्चे मिल रहे हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं, या जो डेड कंडीशन में बच्चे मिल रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। इन सारे सवालों के जवाबों की तलाश ने हमें पालोना नाम से यहाँ पर एक कैंपेन शुरू करने के लिए बाध्य कर दिया। तो 2016 में हमने पालोना नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया और देश भर से मीडिया के लोगों को उससे जोड़ा, जिसमें रिपोर्टर्स के साथ साथ एडिटर्स भी थे, और एक मंच बना दिया, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया जिसमें कि इस तरह की कोई भी घटना जिसकी भी जानकारी में आए वो वहां पर इन्फॉर्म कर दे। उसका उद्देश्य ये था कि कितनी घटनाएं हो रही हैं ये पता चल सके। उन घटनाओं को हमने अपने यहाँ लिखना शुरू किया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में कब कौन सी घटना हुई है और उसमें जो मिलने वाला बच्चा है वो कौन है और किन परिस्थितियों में मिल रहा है। बेसिकली झारखंड से ये शुरू हुई थी मुहिम, और झारखंड के बाद फिर इसमें बिहार भी शामिल हो गया, फिर निकटवर्ती यूपी है वो भी शामिल हो गया। यूपी के बाद हमने देखा कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि इस तरह का कोई संगठन है, इस तरह की कोई संस्था है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इन बच्चों को दर्ज कर रहा है या इनके लिए इनिशिएटिव ले रहा है, तो उन्होंने देश के किसी भी हिस्से में कोई घटना होती थी तो उन्होंने हमें इसके बारे में बताना शुरू किया। तो बेसिकली जो 2016 में बिहार और झारखंड के लिए जो ग्रुप शुरू हुआ था या जो कैंपेन शुरू हुआ था, धीरे 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 वो कैंपेन जो है वो पैन इंडिया चलने लगा। देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की कोई घटना होने लगी तो वो हमारे तक पहुंचने लगी। फिर हमने इसके स्टेट वाइज ग्रुप बना दिए, 3-3 स्टेट्स को एक एक ग्रुप में करते हुए इस तरह से अभी करीब 15-16 स्टेट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें कि ये घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। पहले सिर्फ मीडिया के लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा और इसमें चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट को भी शामिल किया गया, चाहे वो सरकारी एजेंसी से जुड़े हुए हैं जैसे CWCs, DCPOs हुए या फिर JJP मेंबर्स हुए या फिर चाइल्ड लाइन के लोग हुए, मीडिया के लोग हुए और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लोग इसमें शामिल हुए। 2016 में ही जब हम इसको लेकर बात करते थे कि भाई इस तरह से जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों की हत्या कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है, इस पर काम करना चाहिए, तो लोग इसको मानते नहीं थे कि कोई माँ बाप इतना ब्रूटली अपने बच्चे की हत्या करते हैं। तो हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज था लोगों को ये समझाना, लोगों को ये एहसास करवाना कि हम जो भी कह रहे हैं वो फेक नहीं है बल्कि वो तथ्यों पर आधारित है। तो 2016 में ही हमने इसके लिए एग्जीबिशन लगाई रांची में, जिसमें यहाँ के जितने भी स्थापित कलाकार हैं, करीब 25 कलाकारों से हमने पेंटिंग्स बनवाई। और इसके अलावा जो हमारे पास बच्चों की ओरिजिनल पिक्चर्स आई थी उनके डिटेल्स के साथ वो हमने शो की, जिसमें झारखंड गवर्नमेंट के मंत्री भी शामिल हुए, उस एग्जीबिशन में आए और यहाँ लोगों को ये मालूम चला कि हाँ ये प्रॉब्लम रियली में एग्जिस्ट करती है। और हम अभी भी जो बच्चा मिल रहा है उसको हम भ्रूण कह के उसको इग्नोर कर देते हैं या उसको गलत टर्म दे देते हैं, जबकि ये भ्रूण हत्या से एकदम अलग चीज है। तो वो एग्जीबिशन लगाने के बाद अवेयरनेस के लेवल पर हम कह सकते हैं कि हमने एक पड़ाव पार किया। फिर था कि ये बच्चे हमारे पास दर्ज हो रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जब तक ये सरकार के पास दर्ज नहीं होंगे
तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। तो हमने फिर जो झारखंड पुलिस है उनको अप्रोच किया और उनके लिए हमने यहाँ पर करीब 10 वर्कशॉप्स की झारखंड पुलिस के लिए, जिसमें हमने उनको ये बताया कि पुलिस का क्या रोल है जब भी कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर जो हमारा वर्तमान कानून है आज का, वो इन्फेंटिसाइड और अबेंडनमेंट को लेकर बहुत सशक्त नहीं है, बहुत कॉम्पिटेंट नहीं है। इवन जो जे एक्ट बना है वो भी बहुत मुखर होकर इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि जो 2 सेक्शंस हैं उसके, वो तो इतना कंट्राडिक्टरी है कि अगर उस पर हम जाएं तो शायद इन बच्चों के लिए कभी कोई केस दर्ज ही ना हो या कोई लीगल एक्शन लिया ही ना जा सके। तो उसको भी धीरे धीरे चैलेंज करना या उस पर डिस्कशन करना शुरू किया। देश के अलग अलग हिस्सों में जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, जो उपयुक्त मंचों पर इस सवाल को उठा सकते हैं, खासकर जो CWC और JJB मेंबर्स हैं, उनको जोड़ना, उनसे इस पर बात करना शुरू किया। और सबसे बातचीत करने के बाद लबोलुआब यही निकला कि हाँ, अभी ये एक ऐसा क्राइम है जिसको बहुत एक्सप्लोर अभी नहीं किया गया है जे एक्ट में भी। तो उसके लिए फिर अब जरूरत है कि हम वर्तमान जो कानून है उसके आधार पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं, वो कम से कम हम बताएं तमाम एजेंसीज को जिनका की जुड़ाव है इन बच्चों के लिए, या इन बच्चों के लिए जिम्मेदारी सरकार ने उनकी तय की है। तो जिसमें CWC मेंबर्स आते हैं, JJB मेंबर्स आते हैं और पुलिस। प्राथमिक तौर पर यही 3 कैटेगरीज हमारे सामने थी, तो हमने इनको एड्रेस करना शुरू किया। उसके लिए फिजिकल वर्कशॉप्स के साथ साथ हमने सोशल मीडिया को सबसे बड़ा इसका माध्यम बनाया। अपने व्हाट्सएप के थ्रू हमने कम्युनिकेशन किया इसको लेकर, या फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू इसका कम्युनिकेशन किया, 1-to-1 कम्युनिकेशन किया, ग्रुप्स में कम्युनिकेशन किया, सवाल थ्रो किए जिससे कि लोग इस पर सोचें कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों करा, जिसका कि काफी पॉजिटिव असर हमें आने वाले सालों में नजर आया इसको लेकर। इसके अलावा हमने झालसा जो है स्टेट लीगल अथॉरिटी स्टेट जो है झारखंड की, उसके लिए हमने यहाँ पर वर्कशॉप की, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट में DLSAs होते हैं उनको भी इसके बारे में पता हो कि ये भी एक सब्जेक्ट है कि बच्चों के लिए उनके अपने कैंपेन्स चलते हैं या वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो हमारी कोशिश रही कि हम उनकी जानकारी में भी ये सब्जेक्ट दे दें ताकि फर्दर वो भी इस पर कुछ काम करें। इस तरह से करते करते इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमने अब तक इसके लिए एग्जीबिशंस लगाई हैं, 4 एग्जीबिशंस हम लोग लगा चुके हैं। उसके अलावा हमने एक पूरा वेबसाइट ही इस कॉज को डेडिकेट कर दिया है। palona.in के नाम से ये वेबसाइट चलती है और इसका उद्देश्य ये था, जब 2017 में हमने इसे लॉन्च किया, कि देश में कहीं भी किसी भी हिस्से में अगर कोई व्यक्ति इस सब्जेक्ट पर काम करने का इच्छुक है, अगर वो इन्फेंटिसाइड और अबेंडनमेंट पर काम करना चाहता है, तो उसके सामने वैसी प्रॉब्लम ना हो, वैसा अंधेरा ना हो जैसा हमारे सामने था। हमें मालूम ही नहीं था कि ये क्या इशू है या इस पर कैसे काम करना है, ये कितना काम हुआ है, कौन काम कर रहा है, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो अब ये जो दिया है, तो हम चाहते हैं कि आगे अगर कोई काम करना चाहे तो यहाँ तक उसको हम एक ऐसे मकाम तक ले आए ताकि जो आगे आने वाला है वो इससे और आगे जाकर काम करे, उनको वापस उसी बैकग्राउंड उसको बनाने में या नींव बनाने में उनको अपनी एनर्जी, अपनी सामर्थ्य और समय खर्च ना करना पड़े। तो palona.in के नाम से वो वेबसाइट डेडिकेट की हमने इस कॉज को, जिसमें कि देश भर की जो घटनाएं हो रही हैं वो तो उस पर रिपोर्ट हो ही रही हैं, और सेंसेशनल की बजाय सेंसिटिव जर्नलिज्म की हमने शुरुआत की इस वेबसाइट के माध्यम से। ऐसा नहीं कि आज ही घटना आई कि फलानी जगह पर एक बच्चा मिला है, इस कंडीशन में मिला है और हम आज ही उसको तुरंत आते ही बिना वेरीफाई किए उसको अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम जहां की भी वो घटना होती है वहां कम से कम 3 से 4 लोगों से हम कांटेक्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये घटना हुई है। उस 3-4 लोगों से बातचीत करने के बाद हम उसकी माइन्यूट डिटेल्स निकालते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट है रिसर्च बेस्ड है, तो उसमें वो बच्चा किन कंडीशंस में मिल रहा है उसको वहां पर दर्ज करते हैं, पुलिस ने उस पर क्या एक्शन लिया, जो चाइल्ड रिलेटेड एजेंसीज है उनका क्या उस पर एक्शन रहा, ये सब हम उसमें दर्ज करते हैं। इसके अलावा जो वर्कशॉप्स होती हैं वो भी उसमें वहां पर बताया जाता है कि कहाँ किन किन सेक्शंस के लिए, कैटेगरीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
तो एक तो ये चीज हुई। दूसरा, हमने ये जर्नलिस्टिक नेटवर्क एक तैयार किया है जिसमें देश भर के जर्नलिस्ट और चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं। सेंसिटाइजेशन के लिए वर्कशॉप शुरू की है हमने इसमें। अब हम इस पर बात करते हैं कि ये विजन क्या था इसको शुरू करने का। तो इसका विजन ये था कि ये जो अबंडनमेंट है, बच्चों के अबंडनमेंट के बाद नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट ने उनके रिहेबिलिटेशन के लिए पूरी व्यवस्था की है कि कोई भी बच्चा अगर जिंदा बचता है तो उसको कैसे सा में जाएगा और कैसे वो फिर अडॉप्शन पूल में आएगा। लेकिन जो बच्चा जिंदा नहीं बच रहा है उसके अबंडनमेंट को रोकना ही हमारा उद्देश्य है। और कोशिश ये है कि बच्चों की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो जहां जन्म ले रहे हैं वहीं उसको सेफ किया जाए, वहीं उसको सिक्योर किया जाए। अब हम इसके रीजंस पर आते हैं। जब हमने इस पर काम, हमने कहा था कि हम इसके मिथ्स एंड रियलिटीज पर भी बात करेंगे। तो इसके जब हमने काम शुरू किया तो इसके जो मिथ्स थे हमारे सामने आए। हमें बताया गया कि ये जो बच्चे होते हैं ये अनवेड मदर्स के बच्चे होते हैं। दूसरा, हमें इसका मिथ था कि ये राजस्थान हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ज्यादा घटनाएं होती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मिथ था इसका कि ये जो गर्ल चाइल्ड होते हैं इसलिए बच्चों को अबंडन कर देते हैं। ये 3 मिथ जो थे, हम भी शुरुआत में इसी अवधारणा को लेकर चल रहे थे, लेकिन पिछले 5 सालों के हमारे अनुभव ने इन तीनों मिथ को जो है वो उसको एकदम खत्म कर दिया है। पता चला कि रियलिटी तो इसके एकदम विपरीत है। जरूरी नहीं कि ये जो बच्चे हैं ये अनवेड मदर्स के ही बच्चे हो, मैरिड कपल्स के भी बच्चे होते हैं। ये हरियाणा और राजस्थान की जो बात की जाती है तो उसको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो भारत का सबसे पढ़ा हुआ इलाका कहलाता है, जो हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है जिसमें केरल जैसे प्रदेश आते हैं, वहां पर इन नवजात बच्चों के साथ ब्रूटैलिटी सबसे ज्यादा होती है। तीसरा था कि गर्ल चाइल्ड के साथ होता है, तो ये भी गलत था, क्योंकि बच्चे लड़के भी उसका उतना ही शिकार हो रहे हैं जितनी लड़कियां शिकार हो रही है इसका। तो ये तीनों मिथ जो है वो शैटर्ड हो गए इन 5 सालों के अनुभव में। तो फिर इसके और रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। इसमें एक तो ये वाला है कि अफेयर जो है वो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज दोनों ही कंडीशन में अफेयर इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो मुझे लगता है पर्सनली कि इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसको लेकर अभी तक कोई रिसर्च एज सच यहाँ हुई नहीं है, तो वो इसका एक बड़ा कारण है, चाहे फिर वो अबंडनमेंट हो या इन्फेंटिसाइड हो। तीसरा है कि ये रेप विक्टिम के बच्चे होते हैं, खासकर झारखंड जैसे प्रदेश में, या जो भी जो ट्रैफिकिंग से, जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है वहां पर ये जो कारण है ये प्रमुख हो सकता है। फिर है कि पेरेंट्स के बीच में अगर कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव होता है तो बच्चे अबंडन कर दिए जाते हैं या उनकी हत्या की जाती है। तो ये जो डिस्प्यूट है पेरेंट्स के बीच में या फैमिली मेंबर्स के बीच में, ये एक बड़ा कारण हो सकता है इन बच्चों की हत्या का। सेपरेशन, वो फिर डिस्प्यूट में भी आ सकता है, सेपरेशन है या डिवोर्स है या विडो है, तो वो बच्चा उसके लिए एक लायबिलिटी हो जाता है लेडी के लिए, तो वो बच्चे को अबंडन कर देती है लेडीज। उसके बाद है कि इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं कि वो बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है तो बच्चे को अबंडन कर दिया या फिर उसकी हत्या कर दी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद हम इसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी हम इसको इन्फेंट ट्रैफिकिंग कहेंगे, क्योंकि इन्फेंट ज्यादा वल्नरेबल होता है बजाय बाकी जो ग्रोन अप्स होते हैं उनको ट्रैफिक किया जाए, या जो बड़े बच्चे हैं 10-12 साल के बच्चे, उनसे भी ज्यादा अगर वल्नरेबल कोई है तो वो एक नवजात बच्चा होता है, जिसकी कि आजकल बहुत घटनाएं सुनने और पढ़ने में आती हैं कि बच्चे को 4,000 के लिए या 10,000 के लिए बेच दिया, या फिर कहीं OLX पर उसकी बोली लग रही है, या अस्पताल से बच्चा चोरी हो गया, तो वो सब इन्फेंट ट्रैफिकिंग में आते हैं। उसके अलावा किडनैपिंग भी एक कारण इसका हो सकता है कि राइवलरी है अगर फैमिली के साथ, तो वो फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाकर उसके बच्चे को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये इसका एक कारण हो सकता है। और जो स्टिल बॉर्न बेबीज हैं, जो डेड कंडीशन में बच्चे मिल रहे हैं, उसमें एक बड़ा कारण जो है वो स्टिल बॉर्न बेबीज का भी हो सकता है। स्टिल बॉर्न अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, लेकिन जब इस बच्चे को अबंडन कर दिया जाता है तो फिर ये IPC 318 के तहत ये क्राइम हो जाता है। अब एक मिथ इसमें ये है कि ये जो घटनाएं होती हैं इनको मां अंजाम देती है। आपने भी ये जरूर पढ़ा होगा या चैनल में बात की होगी कभी भी, तो ये आता है कि
माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा, या माँ की ममता कलंकित हुई, या फिर माँ की ममता शर्मसार हुई, ये भी एक मिथ ही है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर केस में माँ ही अपने बच्चे को छोड़े या माँ ही अपने बच्चे की हत्या करे। इसमें बच्चे का पिता शामिल होता है, इसमें बच्चे की दादी, नानी, नाना, दादा, बुआ, मौसी, मतलब उसके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं बच्चे के, वो इसमें सब शामिल हो सकते हैं। और ज्यादातर केसेस में माँ के अलावा यही रिलेटिव्स होते हैं जो कि उस बच्चे को अबंडन करते हैं या उस बच्चे की हत्या करते हैं। उसके अलावा किडनैपर्स हो सकते हैं, ट्रैफिकर्स हो सकते हैं, या फिर उस फैमिली की जो एनिमी है, उसके नेबर्स हैं, कोई डिस्प्यूट है उनके बीच में, तो वो लोग इसको अंजाम दे सकते हैं। इसमें सीडब्ल्यूसी और जेजेबी की भूमिका क्या हो सकती है, क्योंकि इसमें आज के सेशन में ज्यादातर सीडब्ल्यूसी और जेजेबी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं जरूरी बताना चाहूंगी कि जब भी कोई नवजात बच्चा मिलता है कहीं पर भी, तो वो अगर जिंदा है तो वो आपके सामने प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे विश्वास है कि आप सब यही कहते होंगे कि उस बच्चे को सबसे पहले अस्पताल में लेकर जाइए और वहां उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। अनफॉर्चुनेटली झारखंड में पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चा कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मिला हो, चाहे वो एक नाले में ही क्यों ना मिला हो, उसे कहा जाता था कि उसको आप सीडब्ल्यूसी में प्रोड्यूस कीजिए, बिना ये जाने कि बच्चा किस कंडीशन में मिला है। इन 5 सालों में लगातार कहने का नतीजा अब ये निकला है कि अब बच्चे को डायरेक्ट सीडब्ल्यूसी के पास प्रोड्यूस नहीं करके पहले हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, ताकि उसको प्रॉपर मेडिकल केयर मिल सके और तुरंत मिल सके। अगर बच्चे को तुरंत मेडिकल केयर मिल जाए और बेस्ट मेडिकल केयर मिल जाए तो उसकी सर्वाइवल का चांस काफी काफी बढ़ जाता है। तो एक तो ये चीज है कि बच्चा किसी भी कंडीशन में मिले, अगर जिंदा मिल रहा है तो आप अपने पास बुलाने की बजाय बच्चे को हॉस्पिटल में ही भेजिए, जो भी नियरेस्ट है, और उसके बाद कहिए कि बेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाए। दूसरा कि आमतौर पे डॉक्टर्स जो हैं बच्चे को ऊपर से देख के उसको डिस्चार्ज कर देते हैं कि हाँ बच्चा स्वस्थ है, इसको ले जाइए, और आप भी ऑर्डर कर देते हैं कि बच्चे को सामने भेज दीजिए। तो ये गलती ना करें, क्योंकि बच्चा जिस कंडीशन में मिल रहा है उसके अंदर कितनी इंजरीज हैं या उसको कितना इन्फेक्शन है, वो हाइपोथर्मिया का शिकार है या क्या हुआ है, ये ऊपर से देखने पे पता नहीं चलता। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जब बहुत हेल्दी बच्चा है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और शाम होते होते तक या 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर बच्चा कोलैप्स कर गया, और जो उसका रीजन ऑफ डेथ था वो जो अबंडन परिस्थिति में उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन हुआ वो उसका रीजन ऑफ डेथ होके सामने आया। तो बच्चे को बेस्ट मेडिकल केयर जरूर दिलवाइए। डॉक्टर्स भी क्योंकि इससे बहुत अवगत नहीं है तो आप उनको बताइए कि वो सारे मेडिकल टेस्ट, उसकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, कम से कम 2 से 3 दिन अपनी मॉनिटरिंग में बच्चे को रखें, और जब देखें कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं सामने आ रहा है, तब आप उसको सामने भेजिए। ये तो हुआ बच्चे के वेलबींग के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई बच्चा, चाहे वो जीवित अवस्था में मिल रहा है या वो डेड कंडीशन में मिल रहा है, न्यूज़पेपर्स या मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती होगी, तो ये मत सोचिए कि जो डेड कंडीशन में बच्चा मिल रहा है उसके प्रति आपकी भूमिका नहीं है, आपका रोल नहीं है। उस बच्चे के लिए भी आपका रोल है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी जिले स्तर पर काम करने वाली सबसे प्रभावी इकाई है और उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही हर बच्चे के लिए है। सीडब्ल्यूसी अगर एक्टिव हो जाए और जितने भी ये इस तरह के बच्चे मिल रहे हैं जो डेड नहीं मिलते हैं, अगर सीडब्ल्यूसी हर उसमें पुलिस को डायरेक्शंस देने लगे कि वो उसकी एफआईआर दर्ज करें, उसकी बाकायदा जांच करें, तो जैसे जैसे इस पे कानूनन कार्रवाई होना शुरू होगी, तो जो लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं वो लोगों में एक डर बैठेगा कानून का कि अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो गई हैं, पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो अब वो फिर उसके बाद जो है वो उस क्राइम को अंजाम देने से डरेंगे। जो हो चुकी है घटना हम उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे एक्टिव होने से भविष्य में जो इस तरह की घटनाएं होने वाली है हम उन्हें जरूर रोक सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस तरह से होने लगेगा तो बहुत सारे बच्चों का जीवन इससे बचेगा। तो ये जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ऐसा हो तो आप पुलिस को इसमें केस दर्ज करने के लिए कहें। अगर ये सीडब्ल्यूसी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, अगर ऐसा है कि इसको केस जो दर्ज करने का है वो जेजेबी के माध्यम से होना है, तो आप जेजेबी को कहिए कि फलानी जगह पे एक बच्चा जो है वो डेड कंडीशन में मिला है, आप पुलिस को डायरेक्शन दीजिए कि वो केस दर्ज करे, जो भी लेटर जारी करना है, जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं जिस भी तरह से, उस तरह से आप उसको अंजाम दीजिए।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि पुलिस से आपका डेली का वास्ता पड़ता है तो सब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो आप उनको वर्बली भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही जघन्य अपराध है और पुलिस को जरूरत है कि वो इसको रोकने के लिए इसमें प्रॉपर एफआईआर दर्ज करे। और इनका हम तो इसके लिए भी अपील कर रहे हैं कि इन बच्चों के डीएनए सैंपलिंग शुरू हो सके। इसके अलावा जो बच्चे डेड कंडीशन में मिल रहे हैं उनके क्रीमेशन के लिए एक सिस्टम हो, जैसे सरकार ने जिंदा बच्चों के लिए एक सिस्टम दिया है सा के माध्यम से, एडॉप्शन के माध्यम से, उसी तरह से जो बच्चे डेड मिल रहे हैं उनके लिए भी एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि बच्चा जिंदा है या डेड है वो नाले में डालने के लिए या कुत्तों के मुंह में जाने के लिए नहीं जन्म लेता है। उसकी डिग्निटी का सम्मान करना ये हम सबका दायित्व है और हमारा इंसानियत का फर्ज भी है। तो हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब इन बच्चों को उनका वो सम्मान दिलाने के लिए आपस में हाथ मिलाएं, आपस में उपयुक्त मंचों पर इस सब्जेक्ट को उठाएं। अब तो देख रही हूँ कि कई देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर रहे हैं। सेफ सरेंडर को लेकर वो अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, पर अभी भी इसकी संख्या बहुत कम है। तो मेरी आप सबसे ये अपील रहेगी कि आप जब भी कहीं कोई वर्कशॉप करें, जब भी आप सरकार से इसको लेकर या अलग मुद्दों का लेकर जब भी आपका कम्युनिकेशन हो, उसमें आप इन्फेंटिसाइड और अबंडनमेंट को जरूर शामिल करें, क्योंकि देश को एक सशक्त कानून की जरूरत है इसको रोकने के लिए जो कि प्रिवेंटिव हो। हम भी उस पर प्रयास कर रहे हैं कि उसकी हम यहाँ से कुछ रिकमेंडेशन दे सकें, और आप तो उस चेयर पर बैठे हैं जहां आप बहुत बहुत बड़ी भूमिका इन बच्चों के लिए निभा सकते हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि आप प्लीज इन बच्चों का संज्ञान लेना भी शुरू कीजिए। नमस्कार। आदरणीय मोनिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक ऐसा विषय जो वास्तव में अनछुआ था, ऐसे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं और परित्याग के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इन बिंदुओं पर आज तक संभवतः हम लोगों का भी विशेष ध्यान नहीं गया था। और मैं विश्वास दिलाता हूं हम सभी जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, CWC के सभी सदस्यगण, अध्यक्षगण, उनकी ओर से कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी हत्या संभावित है, वो भले ही किसी भी उम्र का हो, उसका संरक्षण करना ये बाल कल्याण समिति का दायित्व है। और स्टील बर्थ हो या फिर ऐसे बच्चे जो परित्याग के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यदि हमें कहीं पर भी दिखाई देते हैं या प्राप्त होते हैं या सूचना प्राप्त होती है तो हम तत्काल अपनी अधिकारिता के द्वारा इन बच्चों की सूचना जो है वो जेजेबी के माध्यम से और एफआईआर के रूप में कन्वर्ट कराने का प्रयास करेंगे। स्टील बर्थ बच्चे भी होते हैं या अन्य बच्चे भी जो प्राप्त होते हैं, उन्हें तत्काल स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ में जोड़ना ताकि उन्हें हाइपोथर्मिया, एस्फिक्सिया आदि बीमारियों से बचाया जा सके। और आईपीसी 318 जो है उसका एक अच्छी प्रकार से अनुपालन किया जा सके, इस व्यवस्था के साथ में हम सब जुड़े और हम सब जुड़ करके और इन बिंदुओं को जो आज मोनिका जी ने हम सबके समक्ष प्रकट किए हैं उनका पालन करेंगे। इसी आधार पर मैं आज हमारे चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के सचिव श्री कृपाशंकर जी से निवेदन करता हूं कि वे माननीय अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा जी की ओर से अपना विषय प्रकट करें। पश्चात डॉक्टर कमल कुमार दीक्षित जी जो कि हमारे ग्वालियर CWC के पूर्व चेयरमैन हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वे आभार प्रदर्शन करें। श्री कृपाशंकर जी और उसके पश्चात श्री कमल कुमार जी। धन्यवाद लोकेंद्र जी। वास्तव में मोनिका जी जिस विषय पर बात कर रही हैं वो ऐसा विषय है, उनकी आवाज है जो अपनी आवाज उठा भी नहीं सकते हैं। निश्चित ही एक ऐसा समाज के लिए संवेदनशील विषय है जिस पे हम सबको काम करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। मोनिका जी से जब हमारी इस विषय पे चर्चा हुई तो हमने इसको पूरे अपने चाइल्ड कंजर्वेशन के माध्यम से उठाने के लिए बात रखी और वो तुरंत तैयार हो गई। मोनिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये विषय हमारे समक्ष रखा है। थोड़ा मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस विषय पर हम एक बार फिर आगे चर्चा करेंगे और चूंकि दीक्षित साहब भी इस विषय से मिलते जुलते PCPNDT एक्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं दीक्षित साहब से अनुरोध करूंगा कि दोनों विषय को समग्रता से समेटते हुए अपनी बात रखें। थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण मैं बोलने में तकलीफ हो रही है, तो दीक्षित जी आपकी बात को रखिए। धन्यवाद।
जी नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर कृपा शंकर जी। धन्यवाद धन्यवाद लोकेंद्र जी। आपने अचानक मेरा नाम अभी अनाउंस किया है। मैं भी किसी कारण से शुरू से नहीं जुड़ पाया था, लेकिन आदरणीय मोनिका जी ने जो बात रखी है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है भाई साहब। हाँ, तो आदरणीय मोनिका जी ने जो अपने ऑब्जर्वेशन रखे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें बताया, हम सबको विशेष ध्यान में ये लाया कि वो ठीक, उन्होंने कहा काम तो एक पत्रकारिता के क्षेत्र का था, लेकिन उन्होंने ऐसी घटना देखी अपनी पत्रकारिता के समय में जिससे उनके मन में ऐसा विशेष कार्य करने की भावना जागृत हुई। और हमारे समाज में पत्रकार बंधुओं का एक विशेष नजर रहती है कि वो जिन चीजों को देखते हैं तो उसके अंदर भी अगर कोई छुपी हुई चीज होती है तो वो भी उसको बड़े आसानी से भली बात समझकर और बहुत ही अच्छे शब्दों में और अच्छी तरीके से उसका चित्रांकन करते हैं, जिससे वो समाज में वो स्थिति पहुंच पाए। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर जी ने कहा कि मैं इस क्षेत्र में भी मैंने कार्य किया है, लेकिन मेरा क्षेत्र मुझे उम्मीद है कि मोनिका जी ने स्पष्ट किया है कि जो गर्भ में पल रहा होता है वो अलग क्षेत्र है और जो जन्म ले लेता है वो अलग क्षेत्र है। तो मोनिका जी ने, मैं जो समझ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं बीच में जुड़ा हूँ, मोनिका जी ने जो अभी बात की है वो उन बच्चों के लिए की है जिन्होंने जन्म ले लिया है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तभी इन्फेंटिसाइड हो सकता है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद ही उसको लावारिस या कहीं भी ऐसी जगह पर छोड़ा जा सकता है जिसकी कोई देख रेख करने वाला ना हो। जी बेसिकली इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड में यही एक अंतर है कि फीटिसाइड जब होगा तो वो गर्भ में बच्चा होगा। वो भी इतनी बड़ा सब्जेक्ट है, कभी मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कृपा शंकर जी से कि उसको अलग से चर्चा करें, क्योंकि जिस खूबसूरती से मोनिका जी ने इस विषय को रखा हुआ है, क्योंकि कम समय में अगर दोनों की प्रस्तुति एक साथ होगी तो चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। तो मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मोनिका जी का कि उनके द्वारा और उनकी संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसमें एक दो बिंदु मैं अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें सीडब्ल्यूसी और जेजेबी रोल अदा कर सकती है। सामान्यतः मोनिका जी, हम लोग जब कार्य करते हैं सीडब्ल्यूसी में और जेजेबी में, तो दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। सीडब्ल्यूसी जो है वो सीएनसीपी बच्चों के लिए कार्य करती है, क्योंकि इसमें भी अभी हमें एक्सपर्टाइज की आवश्यकता पड़ेगी, लीगल एक्सपर्टाइज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जहां भी बच्चे की डेफिनेशन दी गई है वो यही डेफिनेशन दी गई है कि एनी पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज। और जब हम एज जी की बात करते हैं तो बात आ जाती है वो लिविंग है, और जैसे ही वो नॉन लिविंग हो जाता है तो फिर एक प्रश्न ये पैदा हो जाता है कि वो हमारा क्षेत्र है या नहीं है। तो यहाँ पर डिबेट शुरू हो जाती है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात रखी है, ये इस पर डिबेट होना चाहिए। डिबेट होने के बाद कुछ कॉन्क्रीट, जैसा आपने कहा है कि कुछ कानून बनना चाहिए, या बने हुए कानून है उनमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, मतलब इस समस्या को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। ये आपके इस उद्बोधन के द्वारा हम सभी ने इस बात को समझा है। दूसरी बात यह है कि जो स्टील वर्थ है, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों के ध्यान में लाए कि कुछ बच्चे जो है छोड़ दिए जाते हैं और उनके साथ मेडिकली प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने बहुत सिंपल सी बात कही कि बच्चे को हाइपरथर्मिया हो गया, कुछ बच्चों को हाइपोथर्मिया भी हो जाता है, और जी ये सब बच्चे जब अस्पताल में जाते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी उनको दी जाती है। हमारे यहाँ क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, सामान्यतः ऐसे केस कम रिपोर्ट होते हैं जिन बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी ना मिली हो। सबसे पहले उनको मेडिकल फैसिलिटी ही दी जाती है। फिर भी अगर कहीं होता है तो इस बात पर भी हम लोग अब विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर बच्चे को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, तो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताया कि सबसे पहले बच्चे की आवश्यकता जो है वो मेडिकल फैसिलिटी की है। हम में से ज्यादातर सीडब्ल्यूसी के सदस्य और अध्यक्ष इसका पालन करते हैं, फिर भी इस बात को हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा, जहां बात आई जेजेबी में, अगर एफआईआर कराने की बात है तो हम सभी जानते हैं कि अगर इस संदर्भ में है तो सीडब्ल्यूसी लिखती है, तब जेजेबी संज्ञान लेती है।
और सीधे शायद इसमें संज्ञान नहीं लेती है। इस पर भी हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। ये मेरी नजर में ये 3 बिंदु जो मैं अभी अच्छे से आपके उद्बोधन के द्वारा समझ पाया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। और एक आपने एक वेबसाइट भी हम लोगों को शेयर करेंगे, जिसके कारण जिससे भी हम लोग जुड़कर बहुत अच्छे से इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपसे विचार विमर्श भी कर सकते हैं, आपसे मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। और आपके इस नोबल प्रयास को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सब है तो अल्टीमेटली बच्चों के लिए ही। तो आपका, आपकी संस्था का और आप जिस माध्यम से भी हमसे जुड़े हैं, उन सभी माध्यमों के लिए मैं हृदय से चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की तरफ से आपका आभार ज्ञापित करता हूं। और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप अपना मार्गदर्शन, सहयोग और अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। और इस समय हमारे सभी सम्मानित सदस्य जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपना अमूल्य समय दिया। निश्चित है कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जारी रखेंगे। उनका भी हृदय से आभार। और विशेष